The angular velocity of rotating body changes from omega 1 to omega 2 without the application of external torque, but due to change in its moment of inertia about the axis of rotation, the ratio of the corresponding radius of gyration. Radius of gyration का रेशो पूछा है। कुछ इंफॉर्मेशन पहले दी है कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, और जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो हम जानते हैं इसका एंगुलर मोमेंटम बच्चे कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? L इज इक्वल टू, पहले अगर हम मान ले इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था, वेलोसिटी ओमेगा 1 थी, तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल I1 ओमेगा 1, बाद में इसका जो एंगुलर मोमेंटम हुआ होगा ओके, तो बाद में इसका एंगुलर मोमेंटम हम मान लेते हैं कि इसका जो MOI है वो हो गया I2 और ओमेगा 2। अब एंगुलर मोमेंटम का और थोड़ा इसका रिलेशन देखें। एंगुलर मोमेंटम वैसे इक्वल टू होता है एम के स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन के साथ एम के स्क्वायर के बराबर, यानी कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर। यहाँ पर I1 की जगह फिर हम लिख देते हैं बच्चे K1 का स्क्वायर ओमेगा 1, I2 की जगह लिख देंगे K2 का स्क्वायर ओमेगा 2, है ना। हमें सिर्फ रिलेशन पूछा है, तो रेशियो पूछा है भाई। रेशियो क्या हुआ? रेडियस ऑफ गायरेशन का, यानी हमसे पूछा है K1 स्क्वायर अपॉन में K2 स्क्वायर क्या होगा, तो इसे उधर भेज दिया जाए तो ये हो जाएगा ओमेगा 2 अपॉन में ओमेगा 1, और इधर से स्क्वायर अगर हटाएं, यानी कि मैं K1 अपॉन K2 लिखूं, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा रूट ओमेगा 2 अपॉन में ओमेगा 1। इनवर्स रेशियो होता है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम कंजर्व था। If the diameter of the earth is suddenly shrink to its half and the mass of the earth is constant, then how many hours will be in a day? एक अर्थ को अचानक श्रिंक करके ये कहते हैं कि इसके डायमीटर को आधा कर दिया जाए तो इसके रोटेशन में क्या फर्क पड़ेगा? इसके टाइम, भाई अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है ना। अर्थ हमारी कैसे बेटा? सॉलिड स्फीयर है। अगर मैं इसे समझूं कि अर्थ को अगर सडनली आधा कर दिया जाए तो आप बाहर से तो कोई टॉर्क नहीं लगा रहे हैं, आप एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ उसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो उसका एंगुलर मोमेंटम तो अभी भी कंजर्व रहेगा। यानी कि जितना उसका पहले था एंगुलर मोमेंटम, उतना ही एंगुलर मोमेंटम बाद में रहेगा। लेकिन श्रिंक करने से क्या होगा बेटा? जो MOI है सॉलिड स्फीयर का, वो होता है 2/5 mr²। आपने कहा मास कांस्टेंट है, पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया r² पर डिपेंड करता है। यानी कि जो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना आप कर रहे हैं? रेडियस को इतना r/2 टाइम्स, यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो r²/4, यानी कि 4 टाइम्स कम हो जाएगा। नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे मैं I2 हूँ वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले I1 और एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं अभी ओमेगा 1 से घूम रही है, बाद में वो कितना हो जाएगा बेटा? I1/4, 4 टाइम्स कम हो गया। और यहाँ पर नई एंगुलर वेलोसिटी अर्थ को मिलेगी, वो होगी ओमेगा 2। I1 से I1 कैंसिल, सो नई एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की कितनी होगी? वो बेटा 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। यहीं से मैं आंसर को मार्क कर सकता हूँ। एंगुलर वेलोसिटी 4 टाइम्स से बढ़ जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2π/t। टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अर्थ अपने रोटेशन 4 गुना तेज कर देगी, तो सोचो अभी उससे घूमने में 24 आवर्स का टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है बेटा? 24 आवर्स का टाइम लग रहा है। तो बाद में उसे घूमने में इसको 4 गुना कम कर दो, सीधा 4 टाइम्स कम कर दो, तो कितना आएगा? 6 आवर्स। कितना आएगा बेटा? 6 आवर, 4 गुना कम हो जाएगा ना। तो टाइम पीरियड अभी जो भी है, नया टाइम पीरियड अर्थ का क्या होगा बेटा? वो नया टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड का 4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो दिस इज 24 अपॉन में 4, और यहाँ पे 6। कितना आंसर आएगा? तो 6 आवर्स अर्थ का नया टाइम पीरियड हो जाएगा अगर उसे सडनली हाफ कर दिया जाए रेडियस को। A swimmer jump into water, bend his body why? जब स्विमर वाटर में जंप लगाता है बॉडी को बैंड क्यों करता है? ऑप्शन है टू इम्प्रूव MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने के लिए, टू रिड्यूस MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करने के लिए, टू रिड्यूस एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम करने के लिए,
कम करने के लिए, या टू रिड्यूस द एंगुलर वेलोसिटी कम करने के लिए। एक्चुअली में जो स्विमर है वो अपनी बॉडी को इसलिए बेटा फोल्ड करता है, अपनी बॉडी को बिल्कुल कॉम्पैक्ट या छोटी सी इसलिए बनाता है जब वो जंप करेगा, ताकि वो उसका एमओआई कम कर सके। सीधी बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसे कम करना है। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करेगा, तभी जाकर तो उसकी रोटेशन बढ़ेगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी बेटा एंगुलर वेलोसिटी? क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। तो अपनी बॉडी को इसलिए कॉम्पैक्ट कर देता है ताकि सारा का सारा मास अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास लिया है ना। आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम आर स्क्वायर। तो जितना ज्यादा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास होगा, उसका एमओआई उतना कम हो जाएगा। एमओआई कम हो जाएगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी, टू रिड्यूस दी एमओआई है ना, वो अपनी बॉडी को इसलिए बैंड कर देता है। In two particle system, masses m1 and m2, if the one particle is displaced by distance d towards the center of mass, now by unchanged the center of mass, the second particle will be. Second particle को change नहीं होना है, तो ये तो सिंपल ही है। अगर center of mass रेस्ट में रहना चाहे तो मैं इसे ऐसा भी कर सकता हूँ कि m1 पहले पार्टिकल को x इज इक्वल, यहाँ पर डिस्प्लेस फर्स्ट पार्टिकल को कितना क्या d, इधर से ले आओ m2, तो सेकंड से पता चल जाएगा m1 अपॉन m2 इंटू डी। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास R2। अब ये m1 प्लस m2 मेरे पास इधर गया दिया है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होना है, तो इसको लिखो। और चेंज जो डिस्प्लेसमेंट इसलिए आएगा कि यदि आपने एक पार्टिकल को राइट में शिफ्ट किया तो दूसरे सेंटर मास उसी जगह बना होगा। Two equal charges of 1 coulomb, each of separated by 1 kilometer, the force acting between them, है ना। दो चार्जेस है भाई, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर है ना, 1000 मीटर की दूरी पर रखे हैं 1 कुलॉम पर चार्जेस। इसके बीच में फोर्स निकालना है। फोर्स निकाल दिया तो हम एयर ही लेंगे, तो यहाँ पर एयर में रखे हैं। चार्जेस का मैग्नीट्यूड 1 × 1 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस है 10⁻³ और 10⁻³ पर गया तो 3। देखो काफी स्ट्रॉप। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास। 9 × 10⁻⁹ का। If a point charge q are placed at the center of cube having the side a meter, then the value of the electric flux emitted from the one of the surface of the cube। तो सपोज आपके पास एक क्यूब है बेटा, इस तरीके से हमारे पास एक क्यूब है, और क्यूब के सेंटर पर, क्यूब के कहाँ पर, सेंटर पर इन्होंने एक चार्ज रख दिया गया है, और वो चार्ज रखा है इन्होंने क्यों, यहाँ पर सेंटर पर कहीं पर, यहाँ पर बीच में क्यों चार्ज रखा है। तो इनसे ये पूछ रहे हैं कि एक सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। अगर टोटल फ्लक्स इससे मैं बात करूं कि टोटल फ्लक्स कितना लगेगा, तो हम यहाँ पर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे। हमारा गॉस थ्योरम कहता है कि जो टोटल फ्लक्स है वो अंदर चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम्स। अब कितनी सरफेस से, 1 2 3 4 और 6 सरफेस से निकलेगा, इक्वल इक्वल निकलेगा क्योंकि सिमेट्री फिगर है। तो और आंसर इज, किसी भी एक सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स है ना, सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, जिसे हम फाई कहेंगे। सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और कितनी सरफेसेस है तो इसको 6 रख दे। तो हमारा क्या आंसर आएगा, क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। एक सरफेस से इतना निकलेगा, सबसे मिलकर इतना फ्लक्स निकलेगा।
तो Q अपॉन में 6 एक्सल एंड नॉट, ऑप्शन नंबर बी। Okay, in this question we have to find an electric field is given 30 x square I cap and x is equal to 0. At x is equal to 0, the potential is V naught and x is equal to 2 meter. The potential is VA. Find the value of VA minus VB. So we know the potential difference between the 2 points is a negative integral of E dot dx है ना। ये कहाँ से आया, तो आप E इज इक्वल टू जानते हैं पोटेंशियल जिससे नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ से मैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट यानी कि हमें निकालना है, फाइनल पॉइंट है वी ए माइनस वी ओ, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, दैट विल बी माइनस ऑफ integral of electric field and the point is given from x is equal to 0 to 2 meter and the electric field is a 30 of x square। हम x के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ से i के डायरेक्शन है। तो नाउ इंटीग्रेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वी विल गेट this is 30x cube by 3 and we have to put the limit from 0 to 2, so 3 or that is 30 10 times and minus of tan into, यहाँ पे लिखेंगे सॉरी tan into 2 raised to the power 3 माइनस ये लोअर लिमिट पुट करे जाएंगे तो 0, तो दैट विल बी माइनस ऑफ 10 into 8, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 80 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट इज माइनस का 80 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 point P and Q having potential 10 volt and minus 4 volt respectively work done to move 100 electrons from point P to Q. So suppose you have a 2 point, one point is P and another one is the Q and the potential at P point is 10 volt and potential on the Q point is minus का 4 volt। और ये कहते हैं हमें P से Q की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ले जाना है और इलेक्ट्रॉन्स ले जाना 100, तो 100 इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू 100। एक इलेक्ट्रॉन के पास E है, याद रखें इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। सो वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है तो क्या आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज वर्क डन अपॉन में चार्ज। सो यहाँ से मैं वर्क कैलकुलेट करूँ तो सिंपली चार्ज मल्टीप्लाई विद पोटेंशियल डिफरेंस। और चार्ज कितना है बच्चे, तो चार्ज यहाँ पर हमारे पास है 100 E और E की वैल्यू भी डाल दे तो E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मोटा मोटा ले लो, दोनों के बीच में कितना है, एक नंबर है 10, एक नंबर है 4, तो 10 माइनस 4 14 वोल्ट के आसपास 14 ही आएगा। कितना आएगा बच्चे, यहाँ पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया 14, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, 2 जीरो से 2 जीरो गए एंड द 16 1.6 यहाँ पर बचा 1.6, इधर 14 एंड दैट विल बी 10 पावर माइनस ऑफ 17। ओके और मल्टीप्लाई कर दे 14 6 84, 84 का 4 8 बचा एंड 14 14 8 22, तो दिस विल बी एक डेसिमल पॉइंट है 22.4 इंटू 10 पावर माइनस 17 जूल। That is the work done to move a point from A to A to P to Q। तो which option is correct, तो कुछ C ऑप्शन भी काफी क्लोज है बट नेगेटिव है, साथ में 10 की पावर माइनस 16 है और ऑप्शन नंबर डी इज द एग्जैक्ट करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The angle between the equipotential surface and electric field lines सम विभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच क्या कौन होता है, ऑप्शन दिए 4। आप पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस समझिए, मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज है बच्चे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है बाहर, इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई जो चार्ज से बाहर निकलती है। इसमें वो पॉइंट्स को कलेक्ट करिए जिन पर पोटेंशियल सेम है, तो मान लेता हूँ यहाँ 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 यहाँ, ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर सभी जगह पोटेंशियल सेम है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट कहलाता है और जब सबको मिल दिया जाए तो उसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो दिस एंगल पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वी पोटेंशियल के बीच का एंगल होता है बच्चे 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट।